हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चर्चा का विषय आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 के अंतर्गत सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया। आखिर बच्चों में जो अधिगम है, बच्चों में जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो चरणबद्ध प्रक्रिया है। उसके क्या क्या चरण हैं और किस प्रकार हम उन चरण के तहत अपना शिक्षण कार्य करें ताकि बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति है वो तेज हो सके और बच्चों में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हो सके। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आधारशिला मॉड्यूल का भाग 1 सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ERAC। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ERAC की बातें पूरी तरह से बताऊंगा। तो आइए आप मेरा वीडियो देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा मित्रों, थोड़ा सा समय निकाल करके। और बेहतर ये होगा कि आप ईयरफोन लगा करके वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप ईयरफोन लगा लेते हैं या अपने ईयरफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप टहलते हुए भी वीडियो सुनते रहेंगे तब भी आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के सामने बैठे रहिए तभी आप वीडियोज़ को समझ पाएंगे। आप अपने कान में ईयरफोन लगा सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला है तो आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आप चैनल पर जाएंगे, आल को टिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी। प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट को खोलिएगा और उसमें डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट है। डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाकर उसमें रखी हुई हैं। आपके काम की जो भी वीडियोस हों, आपके मकसद की जो भी वीडियोस हों, आप उसे देख सकते हैं। चाहे वो मानव संपदा से संबंधित हो, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित हो, यानी मैंने उस पर हर तरह की वीडियोज़ को वहाँ पर डाल रखा है। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ERAC मिशन प्रेरणा के अंतर्गत। मित्रों, मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूं इसके पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूं। ये है जॉकी कॉटन टी शर्ट, जो कि इतने कम दाम में सबसे बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करती है। आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये गर्मी के लिहाज से बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सस्ती है और आरामदायक है। ऐसा प्रोडक्ट आप ज़रूर मंगाइए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करिए और ऐसा प्रोडक्ट आप परचेज़ करिए। सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया। सीखना हमारे अंदर होता है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें लेन देन जैसी कोई बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सिखाना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। सीखना स्वयं से होता है। हम अपने ही अनुभवों का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमारे मस्तिष्क में सीखना इन चरणों पर आधारित है। ये जो चरण दिए गए हैं ERAC, पहले तो आप इनका फुल फॉर्म समझ लीजिए। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, रिफ्लेक्शन मीन्स चिंतन और विश्लेषण, एप्लीकेशन मीन्स अनुप्रयोग एंड कंसोलिडेशन मीन्स निष्कर्ष या समेटना। तो कोई भी सीखना इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहले अनुभव करते हैं, फिर चिंतन और विश्लेषण करते हैं, फिर अनुप्रयोग करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष या समेटना होता है।
तो इन चारों में क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं एक्सपीरियंस में क्या है। किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना, ये एक्सपीरियंस है। किसी किए गए कार्य के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विविध प्रकार के सवाल परिस्थितियों के माध्यम से, ये हमारा है रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण। स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीकों से, ये हमारा एप्लीकेशन है यानी कि अनुप्रयोग है। और अगला है नतीजे निकालना, सीखना, कंक्लूज़न या कंसोलिडेशन। तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके तहत हम कोई चीज़ सीखते हैं या हमारा बच्चा कोई चीज़ सीखता है। तो सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखना सीधी रेखा में नहीं होता। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को इस चक्र से समझा जा सकता है जो कि उम्र के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि एक स्तर पर निष्कर्ष आने पर सीखना रुक जाता है, बल्कि यह अगले स्तर के अनुभव और विश्लेषण की ओर बढ़ता रहता है और सीखने वाले के ज्ञान कौशलों का दायरा विस्तृत होता रहता है। तो देखिए ये एक साइक्लिक है, एक चक्रीय है जिसके सेंटर में बीच में लर्निंग है यानी कि सीखना है। और इस चक्र के जो है 4 आपको जो है पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें है आपका एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। और ये जो चक्र है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एप्लीकेशन, उसके बाद कंसोलिडेशन, देन एक्सपीरियंस। यानी सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, यह कोई एक सरल या रैखिक गति में नहीं होता। बच्चे और सीखना। अपने बचपन के दिनों को याद करें, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किन कामों में आता था? बच्चे अपने घर परिवार में अपने बड़ों को देखकर, सुनकर, उनके साथ मिलजुल कर बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा उनको अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। वह भूख प्यास भूल कर ऐसे खेलों में घंटों मगन रहते हैं। वह इन खेलों के दौरान बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। बच्चे घर परिवार के वातावरण और अपने खेलों के माध्यम से अधिक सीखते हैं क्योंकि उनमें कई गुण स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं। जैसे कि अब देखना यह है कि किसी भी बच्चे के अंदर कौन कौन से ऐसे स्वाभाविक गुण हैं जो उसके अंदर निहित होते हैं, जिसमें है सरलता, सहजता और आनंददायी वातावरण। बच्चे अपने समय, जगह और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ऐसे खेल स्वयं ही बना लेते हैं और उन्हें घंटों खेलते रहते हैं। बच्चों के खेलों में तनाव या दबाव की बजाय आनंददायी माहौल होता है। वे अपने खेलों में भरपूर मज़े लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपसी सहयोग, समूह के साथ कार्य, सबकी भागीदारी। बच्चे खेलों के दौरान एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं क्योंकि खेलों के दौरान ऐसा करना ज़रूरी होता है। वे टीम के रूप में एक दूसरे को उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए भरपूर मदद देते हैं। थर्ड पॉइंट है चुनौती और जीतने की इच्छा। बच्चे अपने खेलों में चुनौती का स्तर स्वयं ही बढ़ाते रहते हैं और इस कोशिश में और ज़्यादा सीखते रहते हैं। फिर है ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। बच्चे खेलों के दौरान विविध प्रकार की ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करते हैं। उनको अलग अलग तरीक़े से जमाते हैं, उनका रूप बदलते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं जिससे उनका सीखना अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वानुशासन एवं स्वयं के नियम का निर्धारण। खेलों में उनके खुद के नियम कायदे होते हैं, वे इनका कड़ाई से पालन भी करते हैं और वक्त ज़रूरत के अनुसार इनमें बदलाव भी करते रहते हैं। अगला स्वाभाविक गुण है गलतियां और सुधार के मौके। बच्चों के खेलों में गलतियों का कोई डर नहीं होता। वे गलतियां करके भी हंसते रहते हैं और अपनी गलतियां सुधारते रहते हैं। अगला पॉइंट है अनजाने या व्यवहारपरक रूप में सीखना स्थायी। खेलों में सीखने के लक्ष्य इस प्रकार छुपे होते हैं कि बिना खास ध्यान दिए ही खेलों के दौरान सीखना चलता रहता है। यह इतना स्वाभाविक और व्यवहारिक होता है कि अनचाहे अनजाने ही बार बार चलता रहता है, जिसके कारण खेलों के दौरान सीखना स्थायी भी होता है। तो मित्रों, ये बच्चों के अंदर निहित स्वाभाविक गुण हैं
जिन गुणों को जो है हम समझ करके उनके लिए गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यापकता, मौके और संभावना। बच्चों के खेलों में सीखने के व्यापक और विविध मौके होते हैं, वहाँ कोई पीछे नहीं छूटता है, हर कोई अपना महत्तम प्रदर्शन करता है। तो बच्चों के स्वाभाविक गुणों को जान करके हम उनके लिए गतिविधियों का निर्माण करते हैं। तो क्या है गतिविधि, आइए इसके बारे में जानते हैं। कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है और ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में सन्निहित होते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेज़ी से सीखते हैं बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान बनाती हैं। अपने चारों ओर ध्यान से देखें, कितने आयत हैं? 10, 20, 50, 100 या इससे भी ज़्यादा। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें तो 2 मिनट में कितने शब्द लिख पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आप जितनी अधिक संख्या तक पहुंच पाते हैं उतने ही खुश होते हैं? छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी एक विशेष दिशा में ले जाए, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो, उसे गतिविधि कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ गतिविधि की परिभाषा भी दी हुई है, फिर से देख लीजिए। छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी एक विशेष दिशा में ले जाए, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो, उसे गतिविधि कहते हैं। तो किसी भी गतिविधि में रोचकता और चुनौती 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इससे हर स्तर के सीखने वाले का जुड़ाव होता है और बार बार करने का मन करता है। गतिविधियों के जरिए तेज़ी से सीखना सही समझ के साथ सीखना होता है, क्योंकि इनमें स्वयं कुछ करना शामिल होता है। सबको मौका होता है, सब कर रहे होते हैं, जल्दी करने की चुनौती तो होती ही है। ये क्रियाकलाप सीखने के चरण को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। तो सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। चारों, किन चारों की बात हो रही है? ERAC, ठीक है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। इन चारों को ध्यान में रख करके गतिविधि तैयार की जाती है और उसे ही गतिविधि कहते हैं। सीखने के चरण, गतिविधियाँ केवल आनंद के लिए नहीं होती, उनको इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे सीखने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम की ओर बच्चों को सहजता के साथ ले जाएं। सीखने की किसी भी गतिविधि में 4 चरण होते हैं। वे हमारे मन मस्तिष्क में घटित होने वाली सीखने की प्रक्रिया के आधार पर सोचे गए हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे चिंतन के लिए बाध्य हों, इसके लिए बच्चों से खुले सवाल पूछे जाएं और उन पर चर्चा हो। लर्निंग आउटकम से जुड़ाव करते हुए विश्लेषण हो। बच्चे स्वयं विविध तरीकों से बार बार अनुप्रयोग करें तथा स्वयं निष्कर्ष पर पहुँचें। अब यहाँ देखिए, गतिविधि के चरण दिया गए हैं और गतिविधि के लक्षण और गुण दिए गए हैं। चरण वही 4 हैं, ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग, समेटना और निष्कर्ष। और गतिविधियों के लक्षण और गुण दिए गए हैं। यानी एक्सपीरियंस, अनुभव चरण में गतिविधियों के क्या लक्षण होने चाहिए? माहौल रचना, आगे के काम से जुड़ाव की परिस्थिति तैयार करना, इस क्रिया में रोचकता, चुनौती और सबकी सहभागिता के गुण जरूरी हैं। फिर रिफ्लेक्शन में आता है कि रचे गए अनुभव को और गहराई में ले जाना, चिंतन को आगे ले जाने वाले सवाल करना। फिर अनुप्रयोग में आता है कि स्वयं करने के मौके होना, साथियों के साथ मिलकर करना। अनुप्रयोग के दौरान विविधता महत्वपूर्ण है। फिर समेटना और निष्कर्ष निकालना में आता है कि पूरी प्रक्रिया को दोहराना और उसके बारे में सोचना, लर्निंग आउटकम तक पहुंचना। बच्चों को यहाँ शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की ज़रूरत होती है। तो गतिविधियों को ऊपर दिए गए चरणबद्ध तरीके से कक्षा में आयोजित करने से सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित होता है, क्योंकि इनमें हर कोई अपनी क्षमता के साथ प्रतिभाग करता है।
अनुप्रयोग के दौरान वे अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए सीखते हैं। आगे कुछ गतिविधियों के उदाहरण इन चरणों की क्रियाओं को बांटते हुए दिए गए हैं। इनको पढ़ समझकर आप भी अपनी परिचित गतिविधि को 4 चरणों में बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गतिविधि है असंगत शब्दों से वाक्य। 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। तो ये गतिविधि है। अब इस गतिविधि को देखिए कैसे जो है चरणबद्ध किया गया है। अनुभव रचना में क्रिया और गुण, परिचित बातों से शुरुआत, रोचक और चुनौतीपूर्ण, सबको भागीदारी के मौके। उदाहरण के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10 या 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना और वाक्यों को प्रस्तुत करना। फिर चिंतन और विश्लेषण के लिए क्रिया और गुण क्या है, सीखने के लिए की गई क्रिया के बारे में सोचना जरूरी। बनाए गए वाक्यों में सबसे रुचिकर कौन सा वाक्य, इसके लिए बच्चे सोचेंगे कौन सा वाक्य सबसे अच्छा लगा, वाक्य बनाते समय कैसे सोच रहे थे, किसी वाक्य को अच्छा कहने के क्या मानक हैं। फिर अनुप्रयोग में क्या आएगा, नए स्वरूप, परिस्थिति में लागू करना, अकेले या छोटे समूह में। उदाहरण के लिए चश्मा और हाथी पर वाक्य गेंद, शतरंज और लेकिन शब्द का उपयोग करते हुए 10 शब्दों से अधिक का वाक्य बनाना। ये अनुप्रयोग हो गया, बच्चों को नया प्रयोग करने के लिए दे दिया गया। फिर समेटना और निष्कर्ष, सीख यानी दोहराना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना। अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से इस गतिविधि, किसी भी गतिविधि को हम 4 चरणों में बांट करके और अपना लक्ष्य निर्धारित करके हम गतिविधियों को बना सकते हैं और उसमें बच्चों को जो है संलग्न कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक गतिविधि है संख्या बूझ। मेरे मन में 1 से 100 के बीच एक संख्या है, पता करें कौन सी। ऐसे सवाल पूछें जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आए। अनुभव रचना में संख्या पता करने के लिए सवाल पूछना और संख्या पता करें। चिंतन और विश्लेषण में सही उत्तर पता करने के लिए किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए, किस प्रकार के सवाल कम उपयोगी होंगे। अनुप्रयोग में दोबारा करना, केवल 10 सवालों से पता करना। समेटना और निष्कर्ष या सीख में पहली बार और दोबारा में क्या अंतर है, किन विशेषताओं के आधार पर संख्याओं के बारे में पता करना चाहिए, कम सवालों में उत्तर पता करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको जो है मॉड्यूल्स अध्ययन करने में आपकी सहायता करेगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।